नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बड़े सवाल से जूझने वाले हैं। जब हम कहते हैं 500 ईसा पूर्व या 1857, तो हम असल में किसके समय की बात कर रहे होते हैं? क्या इतिहास की कोई एक ही घड़ी होती है जो पूरी दुनिया के लिए चलती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास जो नोट्स है वो बताते हैं कि समय को देखने का नजरिया, खासकर भारत में, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ यही जानना नहीं है कि इतिहास को कैसे बांटा गया, बल्कि ये समझना है कि इस बंटवारे के पीछे की सोच क्या थी सही। और क्या भारत के पास समय को नापने के अपने भी पैमाने थे। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से। ये इतिहास या हिस्ट्री शब्द, इसका मतलब क्या है और ये आया कहाँ से? ये सवाल ही पूरी चर्चा की नींव रखता है। देखिए, ये शब्द आया है ग्रीक के हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया। हाँ, हिस्टोरिया, जिसका सीधा सा मतलब है जांच पड़ताल करके सीखना। और इसका श्रेय जाता है हेरोडोटस को, जिन्हें इतिहास का पिता भी कहते हैं। बिल्कुल। उनकी किताब द हिस्टोरियंस ने पहली बार घटनाओं को सिर्फ सुनाया नहीं, बल्कि उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने और उनके कारण खोजने की कोशिश की। यहीं से इतिहास मतलब कहानियों से निकलकर एक डिसिप्लिन, एक विषय बनने की राह पर चल पड़ा। यानी सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, उसे समझना। एकदम सही है। अब अगर समझने के लिए एक व्यवस्था चाहिए, तो सबसे जरूरी है एक कॉमन टाइमलाइन, एक ऐसी घड़ी जिससे सब सहमत हों। यहीं पर बीसी और एडी आते हैं, है ना? बिल्कुल। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, और एडी यानी एनो डोमिनी, मतलब ईसा के जन्म के वर्ष में। ईसवी। हाँ, ईसवी। ये एक तरह से कह सकते हैं कि इतिहास की वैश्विक भाषा बन गई। वैश्विक भाषा। इसके बिना सोचिए, एक रोमन इतिहासकार और एक भारतीय इतिहासकार कभी ये समझ ही नहीं पाते कि जब रोम में सीजर का शासन था तब भारत में क्या हो रहा था। ये कॉमन पैमाना घटनाओं को एक दूसरे के संदर्भ में देखने की सहूलियत देता है। तो ये तो हुई वैश्विक व्यवस्था। अब आते हैं भारतीय इतिहास के ढांचे पर। इसे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल। ये नाम हम सबने सुने हैं, लेकिन ये बंटवारा आया कहाँ से? ये विचार मूल रूप से क्रिस्टोफ सेलारियस जैसे यूरोपीय इतिहासकारों का था, जिसे बाद में जेम्स मिल जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत पर लागू किया। और यहीं पर यह बात बहुत दिलचस्प और थोड़ी विवादास्पद भी हो जाती है। विवादास्पद? वो कैसे? क्योंकि ये जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का बंटवारा है, ये यूरोप के इतिहास को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अच्छा। जैसे यूरोप में जिसे मध्यकाल या कई बार अंधकार युग भी कहा जाता है, वो समय भारत में गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग था। हाँ, गोल्डन एज। गोल्डन एज। विज्ञान, कला, साहित्य, सब कुछ अपने चरम पर था। तो सवाल उठता है कि क्या एक ही चश्मे से पूरी दुनिया के इतिहास को देखना सही है? सही बात है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मॉडल भारतीय समाज के उतार चढ़ाव को ठीक से नहीं पकड़ पाता। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। मतलब हम इतिहास को एक ऐसे पैमाने से माप रहे हैं जो शायद हमारे लिए बना ही नहीं था। कह सकते हैं। खैर, अगर इसी पैमाने को देखें तो इसकी विभाजक रेखाएं क्या है? प्राचीन काल कहाँ खत्म होता है और मध्यकाल कहाँ से शुरू होता है? इस मॉडल के हिसाब से प्राचीन काल की शुरुआत पाषाण युग से मानी जाती है और इसका अंत 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु पर होता है। अच्छा। इसके बाद 647 से 1757 तक, प्लासी की लड़ाई तक? हाँ, प्लासी की लड़ाई तक का समय मध्यकालीन भारत कहलाता है। और 1757 से आज तक का समय आधुनिक भारत है। हर्षवर्धन की मृत्यु और प्लासी की लड़ाई, यही 2 तारीखें ही क्यों? मतलब इतिहास में तो हजारों लड़ाइयां और मौतें हुई, तो इनमें ऐसा क्या खास था कि इन्होंने एक पूरे युग को खत्म कर दूसरे को शुरू कर दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये घटनाएं अपने आप में सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये बड़े बदलावों के प्रतीक हैं। प्रतीक? हाँ, हर्षवर्धन के मृत्यु के साथ उत्तर भारत में एक आखिरी बड़े एकीकृत साम्राज्य का अंत हो गया। उनके बाद कोई एक मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं बची और पूरा इलाका छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बंट गया। राजनीतिक ढांचा, समाज, सब कुछ बदल गया। तो ये एक युग का अंत था। बिल्कुल, एक युग का अंत। लेकिन क्या उस वक्त लोगों को ये अंदाजा था कि ये घटना इतनी बड़ी है, या इसका महत्व हमें कई दशकों बाद समझ में आया जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं? क्योंकि लड़ाइयां तो पहले भी होती थीं। नहीं नहीं, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था। ऐतिहासिक महत्व अक्सर काफी बाद में समझ आता है। प्लासी की लड़ाई को ही ले लीजिए। 1757 में जब ये हुई
तो ये बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की एक झड़प भर लग सकती थी। हाँ, एक छोटी सी लड़ाई। लेकिन आज हम जानते हैं कि इसी एक घटना ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। इसने अगले 200 सालों के लिए भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की दिशा तय कर दी। मतलब ये वो मोड़ था। ये वो मोड़ था जहां से इतिहास ने एक नई और शायद ज्यादा मुश्किल राह पकड़ ली। तो ये BC AD वाली वैश्विक व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि सदियों तक भारत अपनी ही धुन पर चल रहा था। बिल्कुल। यहाँ समय को नापने के अपने ही पैमाने थे, जिन्हें संवत कहा जाता है, और हर संवत के पीछे एक अपनी कहानी है, एक अपनी राजनीति है। सही कहा, ये भारत की अपनी टाइम कीपिंग की परंपरा है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है विक्रम संवत, हाँ, जो 57 या 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। माना जाता है कि इसे उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी एक बड़ी जीत की याद में शुरू किया था। अच्छा। आज भी भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक कैलेंडर इसी पर आधारित है। और विक्रम संवत के बाद आता है शक संवत। हाँ, शक संवत, जो 78 ईसी में शुरू हुआ। कुषाण सम्राट कनिष्क ने शुरू किया था। बिल्कुल, कनिष्क ने। और यहाँ पर एक ऐसी जानकारी है जो शायद बहुतों को हैरान कर दे। हाँ, और वो ये है कि शक संवत सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है। तो आजाद भारत की सरकार ने 22 मार्च 1957 को इसी शक संवत को भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के तौर पर अपनाया। सच में? हाँ, हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसके साथ साथ ये भी आधिकारिक है। इसका पहला महीना चैत्र होता है। एक मिनट, ये बात तो मुझे भी चौंका गई। मतलब हम जो कैलेंडर दफ्तरों में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ हमारा एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, और वो भी लगभग 2000 साल पुरानी एक घटना पर आधारित। ये तो कमाल की बात है ना? लेकिन सवाल ये है कि ज्यादा प्रचलित तो विक्रम संवत है, उसके बजाय शक संवत को ही क्यों चुना गया? यह एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब 1950 के दशक की राजनीति और उस वक्त की सोच में छिपा है। देखिए, आजादी के बाद जब एक नए राष्ट्र की पहचान घड़ी जा रही थी, तो शक संवत को चुनना एक सोचा समझा कदम हो सकता है। अच्छा, क्या कारण हो सकते हैं? कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, कनिष्क का साम्राज्य सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि मध्य एशिया तक फैला था, जो एक ज्यादा समावेशी, एक बड़ी पहचान का प्रतीक था। ओके। दूसरा, शायद ही किसी एक खास राजा या हिंदू धर्म से बहुत मजबूती से जुड़े कैलेंडर से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश थी, ताकि एक ज्यादा धर्मनिरपेक्ष प्रतीक अपनाया जा सके। समझी। वजह जो भी हो, यह फैसला दिखाता है कि कैलेंडर चुनना भी एक राजनीतिक काम हो सकता है। वाह, मतलब कैलेंडर भी पॉलिटिक्स से परे नहीं है। अच्छा, इस सूची में आगे और भी नाम है, जैसे कलचुरी संवत और गुप्त संवत। हाँ, और अगर हम इन्हें एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। क्या पैटर्न? कलचुरी संवत 250 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, और फिर सबसे मशहूर गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक के साथ शुरू किया। ये दिखाता है कि जब भी कोई बड़ा राजवंश सत्ता में आता था, वो समय पे अपनी मोहर लगाना चाहता था। हाँ, मतलब ये सिर्फ इतिहास लिखना नहीं, बल्कि इतिहास को शुरू करना था। बिल्कुल। ये कहना कि मुझसे पहले जो था वो पुराना युग था, असली समय तो अब शुरू हो रहा है। हाँ। ये तो एक जबरदस्त पावर स्टेटमेंट। हाँ, ठीक यही बात है। ये एक ऐलान था कि एक नया दौर शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण कैलेंडर है हिजरी संवत। इसकी शुरुआत 622 ईस्वी से मानी जाती है। इसे दूसरे खलीफा उमर ने पैगंबर हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की उस ऐतिहासिक यात्रा, हिजरत, हाँ, जिसे हिजरत कहते हैं, उसकी याद में शुरू किया था। ये इस्लामी दुनिया के लिए एक मील का पत्थर है, और आज भी इस्लामिक कैलेंडर इसी पर आधारित है। और इस सूची में आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है इलाही संवत के, हाँ, जिसे 1584 में मुगल सम्राट अकबर ने शुरू किया था। अकबर तो अपने नए विचारों और दीने इलाही जैसे प्रयोगों के लिए जाने जाते थे। ये कैलेंडर भी शायद उसी सोच का एक हिस्सा था। हाँ, और इस कहानी में एक और मोड़ है जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। वो क्या? अकबर के शुरू किए इस इलाही संवत को 1658 में औरंगजेब ने सत्ता में आते ही खत्म कर दिया। अरे, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैलेंडर कैसे विचारधारा और राजनीति का अखाड़ा बन जाते हैं। मतलब एक सम्राट एक नया कैलेंडर शुरू करता है अपनी सोच के हिसाब से, और अगला सम्राट उसे खत्म कर देता है अपनी सोच को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे आज कोई नई सरकार आकर पुरानी सरकार की योजनाओं के नाम बदल देती है। हाँ, ये तो होता है।
सत्ता का संघर्ष सिर्फ जमीन और खजानों के लिए नहीं होता, वो प्रतीकों, परंपराओं और यहाँ तक कि समय की धारणा पर भी लड़ा जाता है। औरंगजेब का फैसला अकबर की विरासत को मिटाने और अपनी एक अलग, ज्यादा कट्टर पहचान स्थापित करने की कोशिश थी। तो आज की इस चर्चा से कुछ बहुत ही मजेदार बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली कि इतिहास सिर्फ तारीखों का ढेर नहीं है, बल्कि उसे देखने का एक ढांचा है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और वो ढांचा खुद भी बहस का विषय हो सकता है। बिल्कुल। दूसरी, भारत में समय को मापने की अपनी एक बेहद समृद्ध और राजनीतिक परंपरा रही है, विक्रम और शक संवतों से लेकर इलाही संवत तक। सही। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर आज भी शक संवत पर आधारित है, जो हमारी 2000 साल पुरानी विरासत को आज से जोड़ता है। इस पूरी बातचीत से एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। बताइए। हमने देखा कि कैसे राजाओं और सम्राटों ने अपनी जीत, अपने राज्याभिषेक या एक बड़ी यात्रा को अमर बनाने के लिए नए कैलेंडर शुरू कर दिए, एक नए युग का ऐलान कर दिया। हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के हमारे इस दौर में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो इतनी बड़ी, इतनी युगांतरकारी मानी जा सकती हैं कि शायद सैकड़ों साल बाद लोगों ने एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखें। ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो इंटरनेट का आविष्कार होगा, या पहला इंसान जिसने चांद पर कदम रखा, या शायद जलवायु परिवर्तन की वो पहली बड़ी चेतावनी? और अगर कभी ऐसा कोई नया युग शुरू हुआ तो हम उसे क्या नाम देंगे?